अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐसी स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही मोतबर इंसान है, बहुत ही काबिल हैं, किसी भी रस्मी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सहावत के साथ साथ इन्होंने अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल की और आज डॉक्टर हैं। कोई भी काम जब ये शुरू करते हैं तो उसको सोना बनाकर ही दम लेते हैं। कोई काम आज तक ऐसा नहीं जिसमें इन्होंने अपनी मुनफरिद पहचान ना बनाई हो। बहुत ही टैलेंटेड हैं, रिपोर्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है, एडिटर भी रहे हैं और इस वक्त भी बहुत अच्छी पोस्ट पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है एडिटर रोहित साउथ और ब्यूरो चीफ मुल्तान डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत सर, से? सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? देखिए, ज़ाहिर है एक साल आपने गुजारा होता है और ये जो साल ख़त्म होता है उस वक्त आप एक अमल है मेडिटेशन का। माजी में तो इसको बड़े शदुमत से इस्तेमाल किया जाता था। हर आदमी सोचता था कि ये साल मैंने कैसे गुजारा और क्या गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ रह गई हैं जिनको बेहतर किया जा सके। तो यकीनन ऐसे ही होता है। आपकी अमली ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती हैं जिनको आप मुकम्मल नहीं कर पाते, तो वो अगले साल में उसका अहद करते हैं कि इनको मुकम्मल करना है। और आपके रिश्ते, अहबाब, इर्द गिर्द के लोग, उनसे ताल्लुक़, वो भी ज़रूर उसका जायज़ा लेना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और ये एक मौका होता है। अमूमन रस्मी तौर पे हम भेजते भी हैं मैसेज के, जो गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ हो गई हैं तो उस पर माजरत कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ माजरत नहीं बल्कि उसका अज़ाला होना चाहिए। तो ऐसे ही है कि आपकी अमली ज़िंदगी में, आपके इर्द गिर्द के माहौल में जो चीज़ें आप मुकम्मल नहीं कर पाते उनको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। और कम से कम जब साल मुकम्मल होता है तो चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं, जायज़ा ले लेते हैं कि क्या कुछ रह गया और क्या कुछ होना चाहिए था, क्या खो दिया और क्या पा लिया। हाँ, यकीनन ये ज़िंदगी का जो हिस्सा है उसमें खोना और पाना जो है वो साथ साथ चलता है। लेकिन ये है कि कुदरत की मेहरबानी रहे तो सारा कुछ ठीक हो रहा होता है। सर, अगर आपका जो इंटरव्यू है हम आपकी लाइफ से स्टार्ट करें, छोटे होते से, तो जब आप छोटे थे आपके वालिद की डेथ हो गई तो आपके बाकी बहन भाई भी थे, तो वो कमाना, उन्हें साथ उनके लिए भी एक्सपेंस करना, मेहनत करना और साथ पढ़ना, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा महसूस होता है कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने से आप, ज़ाहिर है घर का ख़र्चा, ज़िम्मेदारी वो बहुत बढ़ जाती है। 2-3 लोगों का काम बैक वक्त कर रहे होते हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ तो बढ़ गई। लेकिन मैंने ऐसे महसूस किया है कि अल्लाह ताला अगर आपसे कुछ ज़्यादा काम लेना चाह रहा होता है तो उसकी भी वजूहात होती हैं। और अमूमी तौर पे हमने देखा है कि आप मुश्किल हालात में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। अगर आप आसूदगी में हैं तो आसूदगी में तो आप मामूल का काम करते हैं, लेकिन मुश्किल हालात में अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मैंने ये इसको एक्सपीरियंस भी किया है। आप तारीख़ को उठा के देखें तो तारीख़ में जो नामवर लोग गुजरे हैं उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। बिल्कुल मुश्किल में उन्होंने जो है वो आगे बढ़ने का हुनर सीखा। तो मुझे भी मुश्किलात रही, लेकिन ये है कि कभी उनको रुकावट नहीं समझा और आगे बढ़ने के रास्ते तलाश किए और अल्लाह ताला ने। सर, हम देखते हैं कि जो देहात के पेरेंट्स होते हैं तो उनका विज़न क्लियर नहीं होता, और आप भी चूँकि देहात से आपका ताल्लुक़ था, आपका मतलब विज़न किस तरह से आपने अपना विज़न क्लियर किया? क्योंकि पेरेंट्स का तो नहीं होता ना, तो किस तरह से आपने ख़ुद को इस मुकाम तक लाए? शहरों में देखें तो वालिदैन साथ उनको इंटर्नशिप्स करवाते हैं, उस लाइन में ले आते हैं, लेकिन देहात में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आप इतने बड़े ओहदे तक किस तरह से पहुँचे? देखिए, एक तो ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि जो देहात में पेरेंट्स हैं उनका विजन क्लियर नहीं होता, उनको अंदाज़ा नहीं होता। वालिदैन होते हैं, वो सारे वालिदैन ना, वालिद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो वाहिद रिश्ता है जो अपने औलाद को अपने से आगे देखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो हर वालिद, चाहे वो देहात में रहता है या शहर में, वो एम्बिशियस होता है। उसने कुछ ना कुछ जो है अपने बच्चों के लिए कुछ ज़रूर सोचा होता है, और वो जो कुछ वो खुद मिस कर जाता है वो अपने बच्चे में देखना चाहता है, ये सब कुछ उसके अंदर आना चाहिए। तो तमाम जो है वालिदैन जो है वो अपने अंदर जो है ख्वाहिशात भी रखते हैं और मकासद भी रखते हैं, चाहे वो देहात में रहने वाले हैं या शहरों में रहने वाले। मेरे वालिद भी मुझे जो है वो एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। हाँ, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार बड़ी बचपन में मुझे कहा कि मैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि वालिद इंजीनियर बनाना चाहते थे, आप पायलट बनना चाहते थे, लेकिन बन सहाफ़ी गए, ये कैसे? अच्छा, ज़िंदगी में ना मैंने बहुत सारे काम उनको एक्सपीरियंस किए।
तकरीबन हर काम को एक्सपीरियंस किया है। जो मैं बनना चाहता था वो अब तक नहीं बन पाया। सही, पायलट बनना चाहता था लेकिन अभी तक जहाज चलाना नहीं सीखा, बाकी तकरीबन सारे काम ही कर लिए। तो ये एक है ख्वाहिश जो इंशाल्लाह उसको कोशिश करूँगा, ज़रूर पूरा करूँ। लेकिन ये है कि ख्वाहिश अपनी जगह पर, आप हमारे यहाँ हमारे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, बसते हैं, उसमें अक्सर जो है प्रोफेशन का इंतखाब हादसाती तौर पे करते हैं। सही। ठीक है, बड़े कम लोग हैं। अब शायद लोगों के अंदर जो है वो ये बात, ये एलिमेंट वालिदैन में भी और बच्चों में भी आ रहा है कि वो अपने प्रोफेशन का इंतखाब करके तालीम हासिल करें। वरना ये होता था कि आपको जहाँ एडमिशन मिल गया वहाँ आपने एडमिशन ले लिया, वही आप ठीक है, जहाँ रोज़गार मिल गया वहाँ आपने रोज़गार शुरू कर दिया। हमारी माशरे की अक्सरियत जो है वो यही वजह है कि आपको हर आदमी अपनी जॉब पर मिसफिट नज़र आता है। आप उससे पूछे ना, वो कहेगा जी मैं मिसफिट हूँ। कि आप कितने मुतमईन हैं, वो नहीं होते। हाँ, वो नहीं होते ना। वो इसलिए कि वो उस जगह पर बैठे नहीं होते जो उन्होंने सोची होती है। ठीक है, हमारे जो दुकानदार हजरात हैं वो भी हादसाती हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो भी हादसाती हैं, प्रोफेशन का इंतखाब कर रहे हैं, इदारे का इंतखाब कर रहे हैं वो भी हादसाती हैं। तो ये सारा मामला तो है अपनी जगह पर। लेकिन अब जो बच्चे फील्ड में आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम वकला हजरात को ये समझते थे भाई जो कुछ नहीं बन सका वकील बन गया, माजी में यही सूरत हाल थी। लेकिन अब उसको बतौर प्रोफेशन अडॉप्ट किया जा रहा है। बच्चे जो आगे आ रहे हैं अब प्रॉपर प्लान के जरिए आते हैं। सही। सर, आपने अखबार में भी लिखा, आपने किताबें भी लिखी, तो आप किस तरह के टॉपिक्स पर ज़्यादा लिखते थे? देखिए, एक तो हमारा मुल्क बड़ा फर्टाइल है मसाइल के हवाले से ना, तो एक दो तरह के जो मामलात हैं जिन पर लिखा जाता है और अमूमी तौर पर जो है हम लिखते भी हैं। एक तो आपके इर्द गिर्द की मसाइल हैं, उन पर आप लिखते हैं। दूसरा आपकी इनर फीलिंग होती है, बिल्कुल ठीक है ना। आप हर चीज़ को अपनी निगाह से देख रहे होते हैं, हर आदमी अपनी निगाह से देख रहा होता है, और हर चीज़ को देखने, परखने और जांचने का आपका अपना ज़ाविया होता है। बिल्कुल। तो मैं जिस ज़ाविये से चीज़ों को देखता था उसका मैंने इजहार किया। एक बारात है मिसाल के तौर पर, आपने भी कई बारातों को अटेंड किया होगा, आप जाती आती रही, तो मैं उसमें से जुज़ियात देखता था। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक घोड़े पर दूल्हा बैठा हुआ है, उसके साथ एक छोटा दूल्हा बैठा हुआ है, तो वाई एक छोटा दूल्हा क्यों बैठा हुआ है? उसने वही कपड़े पहने हुए हैं, तो उसकी कोई वजह होगी ना। बिल्कुल, ठीक है, वो वजह क्या है? मतलब आप रीज़न देखते थे, आप देखते थे अगर ये है तो इसकी रीज़न क्या है। तो फिर मैं कोशिश करता था, लिखने में भी कोशिश करता था कि कुछ ऐसे मौज़ूआत तलाश किए जाए जिसमें इंफॉर्मेशन भी आ जाए ना। मतलब अगर मैं आज आपको ये बताता हूँ कि वो छोटा दूल्हा क्यों बैठा होता था, तो ये सारे सुनने वालों के लिए इंफॉर्मेशन वैसे तो सबको पता है कि अच्छा ये शहबाला है, हाँ, शहबाला क्यों है, हाँ, ठीक है, इसकी तारीख क्या है, क्यों शुरू हुआ और उसको क्यों हमने वही कपड़े पहना के साथ बिठाए, तो ये इन्फॉर्मेशन है ना। तो बहुत बड़ी कि मुझे भी आज तक नहीं पता, तो ये एंटरटेनमेंट भी है। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये ऐसे ही है। तो मैंने ऐसे मौज़ूआत को भी कोशिश की उनको उन पर लिखा जाए, उनको मौज़ूए सुखन बनाया जाए। सर, आप एडिटर भी हैं, होस्ट भी हैं, आप ब्यूरो चीफ में, इतना सारा कुछ आपने किया, आपने खेलों की तंजीमें भी बनाई, खेल भी करवाए, तो आपको अगर ज़िंदगी में कोई एक शोबा चूज़ करने का मौका मिले तो कौन सा होगा? जितनी गुंजाइश जो है वो पढ़ाने में है, एक उस्ताद के पास जितनी गुंजाइश है वो शायद किसी और शोबे में नहीं है। आप एक अच्छे उस्ताद हों तो आप एक अच्छी नस्ल तामीर कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए। मतलब मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया, अगर उस तजर्बे की बुनियाद पर मैं कुछ और लोगों को बता जाऊं, सिखा जाऊं, तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी के लिए। आप ऐसे समझ लें कि जब ये आग दरियाफ्त हुई या ईजाद हुई, दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना, ईजाद भी हो सकती है, दरियाफ्त भी हो सकती है, क्योंकि आग का कुछ पता नहीं है क्या हो। तो आग कई साल तक जो इंसान था वो आग को पकड़ने की कोशिश करता रहा, ठीक है, कि भाई इसको पकड़ के संभाल के रखें। तो वो पता नहीं कितने लोग जल गए, कितने लोग मर गए इस आग पकड़ने की कोशिश में। फिर इंसान इस नतीजे पे पहुंचा कि आग को पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको सीखने में, इतने से लफ्ज़ को सीखने में कई साल लग गए, कई कुर्बानियाँ हुई, ठीक है। लेकिन आज हमें ये पता है ना कि हमें हमारे जहन में शुरू से डाल दिया जाता है इसको पकड़ने की कोशिश ना करना, नहीं तो जल जाओगे, ठीक है। तो ये ज़िंदगी की वो हकीकतें हैं जो इंसान, अगर मैं आज फिर वही सफ़र शुरू करूं
कि आग को फिर पकड़ने की कोशिश करूँ और अपने 2-4 साल इसके सीखने में ज़ाय कर दूँ, तो मैं वहाँ से सफ़र शुरू करता हूँ कि आग को नहीं पकड़ा जा सकता। तो ज़िंदगी में इर्द गिर्द माहौल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपने उस्तादों से, अपने माहौल से, अपने माँ बाप से सीखते हैं और सीख के आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन तजर्बात से मैं गुजरा हूँ, मेरे पास जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हों उन्हें मैं बता दूँ और वो उससे आगे चले। सही। अच्छा सर, सफ़र से मुझे याद आया कि हम कोई भी सफ़र तब तक स्टार्ट नहीं करते जब तक हम उसकी मंजिल हमारे दिमाग में ना हो। तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे सफ़र किए हैं जिसकी मंजिल ना हो, मतलब आपने सोचा कि जो पहला स्टॉप होगा वहाँ उतर जाने, इस तरह से कभी सफ़र किया लाइफ में? देखिए, सफ़र जो है वो इंसान को बहुत सिखाता है। सबसे ज़्यादा लर्निंग का प्रोसेस ना वो ऑब्जर्वेशन से है। आप जो देखते हैं जितना उससे सीखते हैं, बाकी कोई मीडियम इतना नहीं सिखाता। मिसाल के तौर पर मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ किसी शहर का, तो जो आप उस ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे वो एक बहुत मजबूत आपका इल्म होगा। अगर मैं उसी शहर के हवाले से आपको किताब पढ़ा दूँ, आपको ये दिखा दूँ, उसका इम्पैक्ट वो नहीं होगा जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा। ठीक है, तो मुझे ये बचपन से ये बड़ी ख्वाहिश रही और शौक़ रहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करूँ। तो जब मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, वसाइल कम थे, मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे। और सिर्फ वसाइल कम हो तो मसाइल खुद ही ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, ये तो आप देखें कि जितना जिसके पास ज़्यादा वसाइल हैं वो उतना ज़्यादा परेशानी का शिकार है। सर, आपने ऐसे सफ़र किए कभी? हाँ, तो मैं उस वक्त ना कोशिश करता था कि भी मेरे पास 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जितना भी टाइम होता था तो मैं सफ़र पर निकल जाता था। और ये बड़ी आपके लिए भी हैरानकुन बात होती थी कि मैं अगर ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ तो मैं बगैर डेस्टिनेशन के रेलवे स्टेशन पे चला जाता था। जिधर की पहले गाड़ी आ जाती थी, कराची की पहले आ गई तो उस पर बैठ गया, पेशावर की पहले आ गई तो उस पर बैठ गया। तो बगैर डेस्टिनेशन के बेतहाशा सफ़र किए। और इसी तरह जो है आपके लिए शायद हैरानकुन हो, मैं मुल्तान से तोसा बराज साइकिल पर भी गया हूँ। सही। साइकिल पर गया हूँ। यानी आपको सफ़र का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब जाहिर है, आप देखें ना, 2 रास्ते हैं। आपके पास वक्त है, आप घर में बैठ के बिस्तर में लेट के टीवी देख के किताब पढ़ के लोगों के साथ गपशप करके सारे अंदाज है ना आप वक्त गुजार सकते हैं। तो मुझे ये ख्वाहिश रहती है कि अगर वो आप वक्त सफ़र में गुजारें तो उसमें एंटरटेनमेंट भी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आप सीखते भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं सफ़र करता रहा। मैंने फिर दोस्तों को भी शामिल किया, एक तंजीम बनाई इस वाले से ना कि जी हम सफ़र करते हैं। तो वो उसमें ऐसे लोग शामिल किए कि भाई आप आ जाएँ, हम जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता होता था। तो अचानक ही जिस दिन मैं तोसा बराज साइकिल पर गया था तो मैं मुजफ्फरगढ़ तक गया था। तो रात हो गई तो मैंने कहा तोसा बराज चले जाते हैं। तो रात को सारी रात मैं साइकिल चला के सब स्टे कहाँ करते थे जैसे रात हो जाती थी? तो देखिए, ये तो है ना कि आप किस इलाके में सफ़र कर रहे हैं। तो जिस दिन मैं जा रहा था तो स्टे नहीं किया, सारी रात साइकिल ही चलाई। अच्छा, स्टे तो नहीं किया ना, तो सारी रात साइकिल चलाई, सुबह तोसा बराज पहुँच गए। ठीक है, तो वो वैसे भी स्टे की ज़रूरत ही नहीं आती थी। जब आप उम्र के ऐसे हिस्से में हो ना तो आपको जोश ही काफ़ी होता है।